रिटर्न भरने की आखिरी तारीख धीरे धीरे नजदीक आ रही है और जाहिर सी बात है बहुत से टैक्स पेयर्स रिटर्न फाइल कर चुके होंगे और बहुत से इसकी तैयारी में लगे हैं। ऐसे में आईटीआर से जुड़ी कोई भी उलझन हो, रिटर्न के चयन में कोई कंफ्यूजन हो या फिर खर्चों को क्लेम करने से जुड़ी कोई भी जानकारी हो, आपके हर सवाल का जवाब यहाँ मिलेगा। नमस्कार, मैं हूँ लक्ष्मण राव और आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए इस बार हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस खास शो में। और कोहली साहब आपको कई सारी ऐसे दिलचस्प चीजें भी बताएंगे जो हाल में जीएसटी जुड़ी हुई हैं, इनकम टैक्स से जुड़ी हुई हैं, इसीलिए आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि इस शो में आपको बताने वाले हैं कि सीनियर सिटीजन को रिटर्न फाइल करने से छूट का नियम लागू, लेकिन इसके साथ जुड़ी है कौन कौन सी शर्तें। जानिए ऐसे 5 हालात जब पति पत्नी एक दूसरे से करें पैसे का लेन देन तो लागू न हो क्लबिंग नियम। और टैक्स चुकाने के बावजूद अगर आपके जीएसटी खाते में नहीं दिख रहा है तो क्या आपके पास है विकल्प। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहला मुद्दा सीनियर सिटीजन के लिए। दरअसल सरकार ने बजट 2021 में एक बड़ा ऐलान किया था, वो ये कि 75 साल या इससे ज्यादा उम्र के जो भी सीनियर सिटीजन हैं उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की छूट मिल जाएगी, यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत आपको नहीं होगी। अब ये जो ऐलान किया गया था उस पर अब अमल कर दिया है, इसका नियम भी लागू कर दिया गया है, लेकिन ये छूट बिल्कुल ऐसा नहीं कि कोई शर्त नहीं होगी, शर्तों के साथ ये छूट दी गई है। तो कोहली साहब सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो सीनियर सिटीजन को छूट दी गई है कि इनकम टैक्स आप रिटर्न फाइल ना करें चाहें तो इसके साथ शर्तें क्या क्या हैं। जी हाँ लक्ष्मण, जिंदगी की जब प्लैटिनम जुबली आती है, 75 साल जब हो जाता है, तो मुझे लग रहा है सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी उसको सम्मान दिया है कि आपको रिटर्न नहीं फाइल करवाते। अब एक फॉर्म 12 BBA लॉन्च किया गया है। इस फॉर्म में आप अपनी वो जो सीनियर सिटीजन माननीय है, वो अगर उनके पास फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट है और पेंशन है, अगर ये 2 चीजें हैं तो इसको वो अपने फॉर्म 12 BBA में भरें और जो चैप्टर 6A की डिडक्शंस हैं 80C से लेके 80U तक, वो कोई डिडक्शन अवेल करना चाहते हैं वो भरें। उनकी कंपटीशन वो बैंक करेगा, बैंक करके टैक्स बताएगा आपका इतना बनता है, उस टैक्स को आप उसी बैंक में जमा कराएं और जमा करा के आप वहीं वो फाइल मान लिया जाएगा। और ये भी बताया जा रहा है लक्ष्मण के कुछ बैंक इसके लिए ऐसे सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग से काउंटर भी बनाने की तैयारी में है। कुछ जगह तो बन ही चुका है और कुछ जगह अगले कुछ दिनों में आपको ये काउंटर बना हुआ दिखेगा। ये बहुत बेहतर होगा जो आपने कहा कि अगर अलग काउंटर बनाते हैं तो सीनियर सिटीजन आमतौर पर ऑनलाइन की बजाय बैंक जाकर बातचीत आमने सामने करके अपनी समस्या को निपटाते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा होगा खासतौर से रिटर्न फाइल करने के लिए। लेकिन इसमें आपने एक जोर दिया एक बात पर कि उसी बैंक में जाके आपको करना होगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पेंशन किसी और बैंक में आ रहा है लेकिन आपका एफडी और उसका ब्याज किसी दूसरे बैंक से आ रहा है, तो ऐसे मामले में क्या ये छूट जारी रहेगी। जी हाँ लक्ष्मण, आपने नब्ज पकड़ ली। बिल्कुल एक ही बैंक में होना जरूरी है। ये एक कंडीशन डाल दी गई है कि आपकी पेंशन और फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट उसी बैंक में होना चाहिए। जी हाँ, अगर आप बैंक अलग कर देंगे तो फिर तो जो यूजुअल प्रक्रिया है ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने की, उसी में जाना पड़ेगा। लेकिन इसके पीछे क्या वजह लग रही है, आपको लगता है कि ये गैर जरूरी शर्त है ये? नहीं, मुझे लगता है क्योंकि ये एक सिस्टम की लिमिटेशन है, क्योंकि मेरे ख्याल सरकार ये चाहती है और आसान बनाने के लिए कि अगर उसी बैंक के पास पेंशन है, उसी के पास फिक्स डिपॉजिट है, तो वो ज्यादा आसान रहेगा उस बैंक को सबमिट करना। ज्यादा बैंकों को मुझे लग रहा है सम्मिलित एक साथ सिमुलेट करने में शायद कोई टेक्निकल समस्या थी, जिस वजह से किया गया। मुझे लग रहा है आगे आने वाले समय में टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी इवॉल्व करती है लक्ष्मण, आने वाले समय में हो सकता है अनेक बैंक भी होंगे तो भी ये सुविधा उपलब्ध होगी। हालांकि मुझे लगता है कि टैक्स के कैलकुलेशन के लिहाज से ये सुविधा अपने सुविधा के हिसाब से ये शर्त जोड़ी गई है। शायद सीनियर सिटीजन के सुविधा का ख्याल ज़्यादा रखा जाता था तो इन शर्तों में थोड़ी सी राहत दी जाती है, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि आने वाले दिनों में हो सकता है इस शर्त में भी कुछ छुटकारा देखने को आपको मिले। इसमें एक और सवाल है कि अगर किसी के 2 बैंक अकाउंट से ब्याज आ रहा हो एफडी से, तो उसमें क्या होगा? अगर दूसरे बैंक अकाउंट की एफडी लक्ष्मण टैक्सेबल है तो फिर यह सुविधा नहीं मिल पाएगी। एक बैंक में ही पेंशन, एक ही बैंक का फिक्स डिपॉजिट केवल और 75 साल की उम्र, तो जी हाँ बड़ी लिमिटेशंस तो खूब है, पर एक अच्छी शुरुआत मैं मानता हूं। लेकिन हालांकि बता दूं, सच पूछिए तो मैं इन सारी शर्तों के साथ छूट देने के बहुत पक्ष में नहीं होता हूं। अगर आप किसी को राहत देना चाहते हैं तो वाकई दिल खोल करके राहत दीजिए। ये नौकरशाही तरीके से राहत देने से बहुत फायदा मिलता नहीं है, लोग और ज्यादा जटिल हो जाता है। खैर, सरकार का फैसला है, आपको बताना था कि ये शर्त
शर्तें हैं, इन शर्तों के साथ ही आपको इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करने की छूट मिल रही है। फिलहाल शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले कॉलर हमारे साथ हैं जामनगर से उदय सिंह साहब। उदय सिंह साहब बताइए क्या सवाल है आपके पास? सर नमस्कार। नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद और बधाई देता हूं कि आपके कार्यक्रम के माध्यम से काफी जानकारी मिलती है जो बहुत उपयोगी रहती है। हमारा सवाल सर ये है कि जो सेक्शन 80 DD के अंतर्गत हम अपने पेरेंट्स, सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर हम 2 भाई हैं तो क्या दोनों भाई वो क्लेम कर सकते हैं? अगर पूरा अमाउंट हम क्लेम नहीं कर सकते दोनों भाई, तो क्या एलिजिबल अमाउंट का कुछ पार्ट मैं और बैलेंस का पार्ट मेरा भाई क्लेम कर सकता है? ये मेरा सवाल है। उदय सिंह साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है अच्छा सवाल है। आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है और हम लोग आपकी समस्या को सुलझाने में काफी कामयाब रहते हैं। कोहली साहब आपके सवालों के जवाब देंगे। कोहली साहब। जी हाँ उदय जी, पहले तो बहुत प्रशंसनीय बात है कि आपके पेरेंट्स स्पेशली एबल्ड है। आपको पता होगा कि 40% से ऊपर अगर डिसेबिलिटी होती है तो आप 80 DD का 75,000 तक का अगर अपने डिपेंडेंट पेरेंट्स पे खर्च करते हैं तो आपको उसका लाभ मिलता है। अब आप 2 भाई हैं, बड़ी अच्छी बात है, दोनों के दोनों आप माता पिता की सेवा कर रहे हैं, तो इसमें यह देखा जाएगा उदय जी कि दोनों ने खर्च कितना किया है। अगर आप दोनों ही 75,000 खर्च करते हैं तो आप दोनों ही 80 DD का लाभ उठा सकते हैं। कुल मिला के अगर मैं मूल मंत्र बताऊं वो ये है कि जितना जितना आपने 75,000 तक दोनों भाइयों ने खर्च किया है उतना उतना आप क्लेम कर सकते हैं, भले ही दोनों 75-75 कर सकते हैं पूरा अगर आपने खर्च किया है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। दिल्ली से हर्षित गोयल साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गोयल साहब नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? हेलो शरद सर। हेलो सर। हेलो शरद सर, मेरा सवाल ये है कि मैंने अभी लास्ट ईयर अक्टूबर में अपनी कंपनी चेंज करी थी, तो उस टाइम क्या हुआ कि कंपनी को मेरा एक बॉन्ड साइन था। सो कंपनी ने मेरे को जो बॉन्ड अमाउंट थी ना वो कभी पे नहीं करी थी। इट वाज लाइक अ वन प्रोसेसिंग फीस, वीजा प्रोसेसिंग फीस थी, तो उन्होंने उसके लिए उसको खर्च किया था। एंड देन उस बॉन्ड में ये था कि यदि मैं 1 साल से पहले कंपनी छोड़ देता हूँ तो मुझे पे करना पड़ेगा वो बॉन्ड अमाउंट कंपनी को। तो अब मैं कंपनी के पास जब मैंने लास्ट वर्किंग डे हुआ, मैंने कंपनी के पास गया, मैंने कहा कि आपके ये डिटेल्स फॉर्म 68 में नहीं है। तो उन्होंने कहा दिस अमाउंट, ये जो अमाउंट है ना ये आपको कभी पे नहीं हुई है, सो वी कांट अपडेट द फॉर्म 60। तो मेरा सवाल ये है कि जो बॉन्ड अमाउंट मैंने पे किया है, क्या मैं उस पर किसी भी मैं उस पर टैक्स रिजम्पशन क्लेम कर पाऊंगा क्या? अपने ग्रॉस सैलरी से उसको कम करके कर सकता हूँ या इज देयर एनी वे के इनकम टैक्स में ऐसा कोई प्रोविजन है क्या? हर्षित जी, ऐसा कोई प्रोविजन तो नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता कि जो बॉन्ड अमाउंट कंपनी ने आपके लिए खर्च किया है उस खर्चे को वो सैलरी का हिस्सा मानते या उस पर TDS काटा होता तो शायद वो उसका एडजस्टमेंट करते। पर क्योंकि आपके जो आपने मुझे फैक्ट्स बताए हैं उससे ऐसा नजर आ रहा है कि कहीं कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन कंपनी की नहीं थी कि ये बॉन्ड अमाउंट आपको वापस किया जाए या इसका टैक्स एडजस्टमेंट। तो आपकी बात सुन के तो ऐसा बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है कि ये आपको रिफंड नहीं होगा, ये आपका काट लिया गया है और इस पे कोई भी डिडक्शन ऐसी इनकम टैक्स में हर्षित जी अनफॉर्चुनेटली नहीं है जो आप डिडक्शन के रूप में क्लेम कर सके। तो इसको तो आपको भूल जाना ही बेहतर होगा। चलिए अगर चलते हैं अमृतसर कोहली साहब, जहां से अवतार सिंह साहब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अवतार सिंह साहब बताइए क्या उलझन है आपकी? सर मेरा एक क्वेश्चन है आपके लिए, प्लीज उसको क्लैरिफाई कीजिए। हाँ, हमारा ना बिजनेस है गोल्ड का जी, 25 साल से हम काम कर रहे हैं जी। और उसमें प्रॉब्लम ये हम महसूस करते हैं कभी कभी, हम जो स्टॉक दिखाते हैं बैलेंस शीट में वो एनुअल जो हमारी सेल होती है उस पर हम कैलकुलेट करके इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल कर देते हैं और स्टॉक दिखा देते हैं, लेकिन जब हम एक्चुअली उसको अकाउंट फॉर करते हैं वेट वाइज तो मार्केट रेट से उसकी जो कीमत अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है बहुत ज़्यादा, 2-3 टाइम ज़्यादा हो जाता है। तो इसके लिए हम ये सोचते हैं कि कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमसे प्रैक्टिकली पूछे कि आपके पास वेट ज़्यादा है लेकिन आप स्टॉक की वैल्यू कम दिखा रहे हैं, तो हमारे पास क्या जवाब होगा? देखिए अवतार जी, जो स्टॉक के वैल्यूएशन का मेथड है वो तो प्रिस्क्राइब्ड मेथड्स होते हैं, आप वो चूज करेंगे। पर आपका मूल सवाल यह है कि जब स्टॉक की प्राइस, गोल्ड लाजमी बात है आपने पुराना रखा हुआ होगा और उसकी कीमत अब बढ़ गई है
तो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि जब तक आप इस स्टॉक को बेचेंगे नहीं, मतलब जब तक ये सेल और उसके बाद प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं होगा, ट्रांसलेट नहीं होगा, तब तक के लिए आप निश्चिंत होकर बैठे, इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। कुल मिला के जब आप बेचेंगे या जब प्रॉफिट होगा तो अपने आप आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये फैक्टर इन हो जाएगा और आपका प्रॉफिट उतने से बढ़ जाएगा और टैक्स उस पर अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। तो आप निश्चिंत होकर बैठिए, गोल्ड को बढ़ने दीजिए, बढ़ते हुए देख के मजे लीजिए और जब बेचेंगे प्रॉफिट होगा तब देखी जाएगी। चलिए अवतार सिंह साहब, मुझे लगता है कि आपकी समस्या सुलझ गई होगी, यानी फिर कहें कि उलझन आपकी दूर हो गई होगी। अगर आगे चल के कोई दिक्कत होती है तो आप हमें लिख भेजिएगा, हम लोग आपके सवालों को उलझन को दूर करने की कोशिश करेंगे। अगला सवाल लेते हैं संजय कपूर साहब का, जो इन्होंने ईमेल के जरिए भेजा है। इनका कहना है कि इनकी कमीशन और कंसल्टेंसी से कुल आय 20 लाख रुपए से ऊपर हो रही है। जानना चाहते हैं कि जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों की देनदारी इन पर बनेगी या फिर सिर्फ जीएसटी के दायरे में आएंगे या फिर सिर्फ इनकम टैक्स के दायरे में आएंगे। पेचीदा सवाल लग रहा है कोहली साहब। देखिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं संजय जी का मैं स्पष्ट कर देता हूं। देखिए, जीएसटी पहली बात तो देनदारी नहीं होती, हम ये पहले समझ ले। जीएसटी में संजय जी आप अपने क्लाइंट से, क्योंकि आप कमीशन लेते हैं, कस्टमर से आप कलेक्ट करेंगे, आप एक कलेक्टिंग एजेंसी है, लेके और आप जमा कर देते हैं। 18% आपके ऊपर लगेगा, आप जानते ही होंगे। 20 लाख आप जब क्रॉस करेंगे तो आपके ऊपर लगेगा। जहां तक इनकम टैक्स की बात है, इनकम टैक्स बिल्कुल लगेगा। ये डिपेंड करेगा संजय जी कि आपका उस 20 लाख में से प्रॉफिट कितना आ रहा है। आपका मान लीजिए आपने 10 लाख खर्चे किए तो बाकी के 10 लाख पे आप टैक्स कैलकुलेट करके देंगे। मान लीजिए आपने 15 लाख खर्च किया तो आप 5 लाख पे देंगे। तो ये आपके खर्चों पर निर्भर करेगा। आप सेक्शन 44 ADA में आप, मेरे ख्याल, क्योंकि आपने स्पष्ट नहीं किया है कि क्या ये प्रोफेशन है, अगर ADA के लिए एलिजिबल है तो 50% आपको पता होगा फ्लैट, बिना बुक्स ऑफ अकाउंट्स के। तो कुल मिला के आयकर की देनदारी सीधी सीधी बनेगी, क्योंकि 20 लाख आप क्रॉस कर रहे हैं तो जीएसटी की देनदारी भी बनेगी। वो आप खर्चों के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे, ये आप लिमिट के बेसिस पे कैलकुलेट करके अपने क्लाइंट से कलेक्ट करके और जीएसटी जमा करेंगे, उसकी रिटर्न फाइल करेंगे। चलिए कोहली साहब, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक ऐसी बात बताएंगे जो खास तौर से पति पत्नी आपस में पैसों का लेन देन करते हैं तो उनके लिए बड़ी राहत की बात होगी। ऐसे 5 हालात आपको बताने जाएंगे जब आप पर क्लबिंग के नियम लागू नहीं होंगे। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बने हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब, कई सारे सवाल आपके पास आए हैं, लेकिन एक मुद्दा है जो अक्सर पति पत्नी के बीच में फंस जाता है। वो लड़ाई झगड़े की बात नहीं कर रहा हूं मैं, दरअसल पैसे का जब लेन देन होता है तो एक क्लबिंग का नियम, जिसको आप बेहतर तरीके से जानते हैं, वो बीच में आ जाता है। तो क्या कुछ ऐसा तरीका है क्या कि इस क्लबिंग के नियम से बचा जाए? जी हाँ, 5 सिचुएशंस ऐसी हैं लक्ष्मण, जहां पति पत्नी का लेन देन हो तो क्लबिंग नहीं होती। मैं जल्दी से बता देता हूं कौन सी 5 सिचुएशन। एक तो जो इन्वेस्टमेंट करी है आपने पत्नी के बिहाफ पे या वाइस वर्सा, उस पे जो इंटरेस्ट आ रहा है उसको अगर इन्वेस्ट किया जाता है उसके ऊपर इनकम पे नहीं लगेगा। दूसरा, मान लीजिए पति पत्नी जब लेन देन कर रहे हैं, शादी से पहले अभी दोस्त हैं, पति पत्नी नहीं बने हैं, रिश्ता भी नहीं हुआ है, उस समय जो लेन देन किया जाएगा उस पर नहीं लगेगा। या मान लीजिए डिवोर्स हो जाता है, उसके बाद नहीं लगेगा। या वो पति पत्नी किसी लीगल कारण से नहीं रहते हैं तो नहीं लगेगा। तो ये कुछ सिचुएशंस है जहां पर क्लबिंग नहीं होगा। और एक और कारण जो है वो है पिन मनी। पिन मनी होता है जो पति पत्नी को देता है घर चलाने के लिए और उसके जेब खर्ची के लिए। उसमें से बचत करके अगर पत्नी इन्वेस्ट करती है तो उस पर कोई भी क्लबिंग का प्रोविजन लागू नहीं होगा। ये आपने लास्ट वाला प्रोविजन बड़ा महत्वपूर्ण बताया। मतलब ये मानो कि महिलाएं चाहे वर्किंग हो या फिर हाउसवाइफ, घर के खर्चे के लिए जो मिलने वाली रकम है उससे अगर बचत करती हैं तो क्या ये बचत टैक्स के दायरे में आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा आपके हिसाब से? क्या आएगा? बिल्कुल 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 नहीं आएगा। अगर वो बचत कर रही हैं, पॉकेट मनी है या घर खर्च के लिए, और सब गृहणियां बचाती हैं। आपको याद होगा जब डिमोनेटाइजेशन हुई थी लक्ष्मण, तो सब का छोटा छोटी जो बचत थी उस पे सवाल उठे थे। उस बचत में से इन्वेस्टमेंट पर क्लबिंग प्रोविजन सेक्शन 64 में अप्लाई नहीं करेगा। ये सभी गृहणियों के लिए बहुत राहत की बात है, पतियों के लिए भी राहत की बात है। लेकिन उस बचत से अगर कुछ आमदनी होती है तब, मान ले बचत करके उन्होंने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, इंटरेस्ट इनकम हो रहा है, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है लक्ष्मण, कोई उस पर टैक्स नहीं लगेगा, क्लबिंग नहीं होगी। टैक्स तो लगेगा, क्लबिंग नहीं होगी। तो जो भी गृहिणी आज आपको सुन रही होंगी बड़ी खुश हो गई होंगी, हमें तो टैक्स बचाने का बहुत सही तरीका हाथ लग चुका है। एक सवाल और है, हाँ कुछ कहना चाह रहा है कोहली साहब? ज्यादा पति खुश होंगे, पति खुश होंगे। गृहिणी से ज्यादा उनके पति खुश होंगे क्योंकि क्लब होके उनके इनकम में जाता है। आपकी खासियत ये है, आप किसी को नाराज करना चाहते नहीं है, पति हो या पत्नी?
चलिए, एक सवाल और है जो इसी से जुड़ा हुआ, वो ये है कि अगर पति या पत्नी हर महीने एक दूसरे को गिफ्ट के तौर पर कुछ धनराशि दे रहे हैं या दे रही हैं, तो क्या ये टैक्स के दायरे में आएगा कि नहीं इस पे? जी हाँ, अगर गिफ्ट दे रहे हैं लक्ष्मण, और गिफ्ट कब आपने देखा होगा, जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर, करवा चौथ पर, और कुछ नहीं, अपने जन्मदिन पर, उनके जन्मदिन पर, बच्चों के जन्मदिन पे, वो जो गिफ्ट दिए जाएंगे लक्ष्मण, गिफ्ट क्लब हो जाएंगे। देखिए, पिन मनी और गिफ्ट में एक बड़ी बड़ी सूक्ष्म बीच में लाइन है, तो ये हमें जरूर इस बात समझ लेना चाहिए, क्योंकि सारा क्लबिंग उसी पर निर्भर करता है। चलिए, आपने बहुत सही कहा। चलते हैं फिर से सवाल जवाब के सिलसिले पर। दिल्ली से योगेश सैनी साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। योगेश जी, बताइए क्या उलझन है आपके पास? लक्ष्मण जी नमस्कार। सबसे पहले सीएनबीसी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा प्रोग्राम चलाने के लिए और लाखों टैक्स पेयर्स का फायदा करने के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे टैक्स गुरु साहब का जवाब देने के अंदाज को सलाम। थैंक यू सर। जी बताएं, सवाल क्या आपके पास? सर मैं अपनी पत्नी को, जो कि एक हाउस वाइफ है, उन्हें हर महीने कुछ एक्सपेंसेस के लिए पैसे देता हूँ, 5,000 6,000 इस तरीके से, और कुछ वो होम ट्यूशन से 3,000 के करीब कमाती हैं, छोटे बच्चों की ट्यूशन लेती हैं, जिस कुछ शेयर मार्केट में भी लगा देती हैं टर्म के लिए। तो उस आमदनी पे सर टैक्स का कैसे होगा, टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, काइंडली ये बताएं। योगेश जी, पहले तो जरा नवाजी का शुक्रिया। देखिए, जो उनकी पहले तो जो आप पॉकेट मनी देते हैं, उनको जेब खर्ची देते हैं, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वो एक पिन मनी, जैसे मैंने अभी पहले भी थोड़ी देर पहले समझाया था, जो वो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करके कमाती हैं, वो आपको देखना पड़ेगा कि वो स्टॉक इन ट्रेड डिक्लेयर कर रही हैं, तब तो वो प्रॉफिट और गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन में जाएगा। ट्यूशन जो कमा रही हैं, वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। पर पॉकेट मनी जो मेन चीज है योगेश जी, आप जो देते हैं, उसके बचत करके वो कमा रही है, उस पर क्लबिंग प्रोविजन नहीं लागू होगा और वो टैक्सेबल भी उनके हाथ में नहीं होगा। पर बाकी का जो पैसा है, अगर आप उसको गिफ्ट की तरह दे रहे हैं, उसको वो यूज कर रही हैं, तो क्लबिंग लागू हो जाएगा। अब आपको स्पष्टीकरण चाहिए होगा तो आप अगली दफे और डिटेल में पूछ सकते हैं। बिल्कुल, जब डिटेल में पूछेंगे तो डिटेल में आपका जवाब भी मिलेगा। और कई सारे सवाल इनकम टैक्स से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब बारी है जीएसटी जुड़े सवालों के जवाब देने की। चलते हैं रुद्रपुर, जहां से सुधांशु पांडे जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुधांशु जी बताइए, क्या उलझन आपके पास, क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार सर। नमस्कार। सर, मेरा एक सवाल है कि हमारा ना रुद्रपुर में ही मैन्युफैक्चरिंग वायर और केबल की मैन्युफैक्चरिंग का काम है। हमने ना पिछले महीने जीएसटी जमा किया था, मगर वो जीएसटी के पोर्टल पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। मतलब वहाँ पे हमारा जो लेजर है कैश वाला, उसमें आया नहीं। और अब हमें लग रहा है कि हमारे बैंक से भी पैसे कट गए हैं और वहाँ पे पोर्टल पे भी नहीं दिख रहे हैं, तो किसी और के अकाउंट में तो नहीं चले गए। इसका क्या मतलब, क्या करें अब हम? सुधांशु जी, आपको हम ऐसी खबर देते हैं जो आप रुद्रपुर की ठंडी हवाओं का और भी मजा ले पाएंगे। बिल्कुल PMT07 एक फॉर्म जीएसटी डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है। ये केवल इसी पर्पस के लिए कि अगर आपकी पेमेंट किसी कारण से, बैंक की किसी त्रुटि से या कोई सिस्टम में खराबी की वजह से नहीं ट्रैक हो पा रही है, आप PMT07 फाइल करके अपनी पेमेंट को ट्रैक डाउन कर देते हैं। बहुत जल्दी जीएसटी डिपार्टमेंट इस पे जवाब भी दे देता है। ये जो PMT07 जो फाइल की बात, फॉर्म की बात आपने की कोहली साहब, ये क्या ऑनलाइन डाउनलोड करके ऑनलाइन ही हम सबमिट कर सकते हैं या फिर हमें किसी जीएसटी ऑफिस में जाने की जरूरत होगी? नहीं, कोई जरूरत नहीं लक्ष्मण जाने की। पूरी की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। चलिए, तो मुझे लगता है जैसे आप ये नोट कर लीजिए, PMT07 इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करिए और मुझे लगता है कि एक तय समय सीमा के भीतर, जैसा कि हर मामले में होता है, और यहाँ पे आपको वापस पैसा मिल जाएगा या फिर ये त्रुटि दूर कर दी जाएगी। चलते हैं लखनऊ, जहाँ से त्रिलोक चंद जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। त्रिलोक जी बताइए, क्या उलझन है? नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, मेरे को आपने इस प्रोग्राम में इंक्लूड किया। मेरा क्वेश्चन ये है, मैं बुक्स की सप्लाई करता हूँ, एजुकेशनल बुक्स की, कॉलेजेस और स्कूल्स में, तो एग्जेम्प्टेड है ये जीएसटी से, लेकिन वो मांगते हैं मेरे से बिल टैक्स का। तो मैं कैसे दूं उनका टैक्स का? तो मेरे को तो बना कि आप टैक्स का बिल दे नहीं सकते। क्या सॉल्यूशन है इसका? त्रिलोक जी, आप नवाबों के शहर से हैं और बिल्कुल आपकी जेन्युइन समस्या है। उनको बोलिए कि साहब, अगर एग्जेम्प्ट आइटम होती है तो उस पर टैक्स इनवॉइस इशू नहीं किया जाता, एक फॉर्मेट इशू किया जाता है जिसको बोलते हैं बिल ऑफ सप्लाई। इसका फॉर्मेट लगभग वैसा ही होता है, सारी डिटेल्स होती है सप्लायर की और क्वांटिटी की, प्राइस की, सब कुछ होता है। बिल ऑफ सप्लाई का आप प्रयोग करें,
और आपके जो कस्टमर्स है आगे से आपसे टैक्स इनवॉइस नहीं मांगेंगे। मांगते हैं तो हमें बताइएगा। बिल्कुल त्रिलोक चंद जी, जो इन्होंने बताया तरीका उसको अपनाइए। मुझे लगता है कि आपके कस्टमर आपके इस तरीके को देखने के बाद फिर जो है आपसे जीएसटी इनवॉइस नहीं मांगेंगे, और फिर भी उलझन बनी रहती है तो आप हमें लिख भेजिएगा, हम और भी इस पर सफाई आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बेहद दिलचस्प कहानी बताने वाले हैं। वो है कि रोटी पर 5% और पराठे पर 18% जीएसटी क्यों, इसके पीछे क्या है कहानी। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं शरद कोहली साहब। कोहली साहब, लोगों के कई सारे सवाल तो आते हैं उनके व्यक्तिगत, लेकिन एक ऐसा मुद्दा आया जिस पर मुझे लगता है कि आने वाले शोज़ में बहुत लोग ऐसा सवाल पूछने वाले हैं। वो मुद्दा ये है कि रोटी पर आप 5% जीएसटी चार्ज करेंगे और पराठे पर 18%। आखिर इसके पीछे दलील क्या है? क्योंकि ये आपको बता दूं कि अभी हाल ही में फैसला आया है, गुजरात के अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स का दिलचस्प आदेश है, तो इसके पीछे क्या दलील है? जी हाँ, बिल्कुल लक्ष्मण, थोड़ा आपने तो जायका ऐड कर दिया आज टैक्स गुरु के शो में। जी हाँ, उनका कहना है कि जो रेडी टू ईट रोटी है उसमें क्योंकि सारा का सारा गेहूं यूज होता है, पूरा आटा यूज होता है, इसलिए वो 5% पे। पर जो पराठा है ना, ये उनको ज्यादा जायकेदार लगता है। इसमें लगता है कि 62% तक तो आटा यूज होता है, बाकी का बाकी मसाला यूज होता है इंग्रेडिएंट्स की वजह से। उस पर यह भी लिखा होता है कि 3-4 मिनट इसको तवे पे पकाइए, उसमें बटर घी डालिए, तो इस वजह से इस पे 18% लगा दिया गया है ना मजेदार बात। अब मैं अगला सवाल जो पूछने वाला हूं अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग से कि अगर प्लेन पराठा होगा फिर क्या करेंगे? बिल्कुल, प्लेन पराठा होगा तो क्या करें, क्योंकि इस आदेश के पीछे दलील ये दी गई है कि आप पराठे रेडी टू ईट नहीं दे रहे हैं। दरअसल वो पराठे को ला करके उस पर बटर लगाना होता है, उसको फ्राई करना पड़ता है थोड़ी देर के लिए, तो उसको प्रोसेस करना पड़ता है, वैल्यू एडिशन करना पड़ता है। क्यों, सही समझ रहा हूं मैं? लेकिन इसमें हाँ, ये भी है। दूसरा ये कि क्योंकि उसमें मसाला भरा होता है, लेकिन इसमें मुझे मसाला भी भरा होता है। मुझे लगता है कि जिन कंपनियों ने अपनी दलील रखी उसमें पराठे की डेफिनेशन क्या क्या दिया हुआ है डिक्शनरी में या फिर इंसाइक्लोपीडिया में, तो सबका हवाला दिया, और वहाँ पे पराठे की डेफिनेशन ये बताई गई कि पराठे का मतलब ये होता है कि आप उसको फ्राई करें तब जाके पराठा होता है, और शायद यही वजह है कि एडवांस रूलिंग ने ये आदेश दिया है। यही नहीं लक्ष्मण, लस्सी और फ्लेवर्ड मिल्क में भी आपस में झगड़ा हो गया। लस्सी 0% पे है और फ्लेवर्ड मिल्क पे 12% लगा दिया गया है। पापड़ 0% पे है और एक फ्राइम्स आते हैं उस पे 18% लगा दिया गया है। तो ये बहुत आपस में जो है एक ही चीज, मिलती जुलती चीजें हैं। लस्सी बेचारी 0% पे है क्योंकि उसमें कोई मसा, फ्लेवर्ड मिल्क में उनको मानना यह है कि कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं। मिलती जुलती चीजें हैं, जायका अलग अलग है, रेट अलग अलग है। तो मुझे लगता है जीएसटी अभी अपने पैरों पे खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, तो इस तरह के कई सारे दिलचस्प चीजें आपको देखने को मिलेंगी और धीरे धीरे सफाई आएंगी तो ये उलझन दूर हो सकती है। लेकिन जब तक कि नहीं आती है सफाई, तब तक ये जो दिलचस्प उलझन है उससे हम आपको रूबरू होना पड़ेगा, और जिस तरीके से जीएसटी की दरें तय हो रही हैं उस तरीके से जीएसटी यहाँ पे आपको चुकाना भी होगा। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। शरद कोहली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी सवालों का जवाब देने के लिए। दर्शकों के पास कोई भी सवाल हो, चाहे जीएसटी से जुड़ा हुआ हो या फिर इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ, तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर, और आप अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। नमस्कार, देखते रहिए CNBC आवाज़।